भाई साहब पहले आती हैं फ़िल्म्स, फिर आती हैं अच्छी फ़िल्म्स, फिर आती है बहुत ही अच्छी फ़िल्म्स और फिर आती है केजीएफ। हेलो जी नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं फ़िल्म केजीएफ चैप्टर 2 की। केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज़ हुआ था 21 दिसंबर 2018 को और आज है 14 अप्रैल 2022। तो तकरीबन पौने 4 साल के इंतज़ार के बाद दर्शकों को केजीएफ 2 के दर्शन हुए। एंड जब आप ये फ़िल्म देखकर निकलेंगे तो आप दिल से कहेंगे कि हाँ भैया, सब्र का फल मीठा होता है। ईच एंड एवरी सीन, डायलॉग और एक एक फ्रेम ना वर्थ वॉचिंग है। आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, एक एक सेकंड एक एक पैसा वसूल हो जाता है। यह मैं खुल के तारीफ करूंगा फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील की, जिनका एक यूनिक स्टाइल है स्टोरी टेलिंग का। एंड केजीएफ 1 के बाद केजीएफ 2 में उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि भैया व्हेन इट कम्स टू स्टोरी टेलिंग उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। उनका डायरेक्शन कहिए, उनका स्क्रीन प्ले कहिए, जो किरदार उन्होंने लिखे हैं वो किरदार जो है उनकी लेयर्स, एक एक किरदार जो आया उसका एंट्री उसका एग्जिट काफ़ी लॉजिकल पॉइंट से उन्होंने दिखाया है। केजीएफ 1 जहाँ पे खत्म हुई थी केजीएफ 2 वहीं से शुरू हो जाती है। एंड्रू को, कमल को, राजेंद्र देसाई को, गुरु पंडियन, इन सबको लगता है कि केजीएफ तो अब हमारी हो जाएगी, बॉम्बे का शूटर उसे हम वापस भेज देंगे। लेकिन यहाँ तो रॉकी ने गेम ही उल्टा कर दिया है। केजीएफ 1 में हमने देखा था कि गरुड़ा को मार दिया है रॉकी ने और अब वो केजीएफ नाराची का बेताज बादशाह बन चुका है। हमें यहाँ पता चलता है कि गरुड़ा का छोटा भाई विराट, उसको भी रॉकी ने पहले ही निपटा डाला था। केजीएफ की सत्ता पर काबिज हो चुका है रॉकी, लेकिन केजीएफ के ऊपर गिद्धों की नज़र बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही गिद्धों में एक और गिद्ध आ जाता है संजय दत्त, जो कि अधीरा के किरदार में है। वहाँ दुबई में बैठा खलील अहमद, वहाँ मुंबई में शेट्टी, एक से बढ़कर एक विलन से। और इन सारे विलन्स के बाद रॉकी का सामना एक और सबसे बड़े विलन से होता है, जो कि रवीना टंडन है, जो कि रमिका सेन के अमेजिंग किरदार निभाया उन्होंने। उनकी मतलब आई डोंट थिंक कि किसी ने बॉलीवुड में रवीना टंडन को इतना दमदार किरदार कभी दिया हो। रवीना टंडन ने रमिका सेन के किरदार को जी लिया है। वो एक नेक्स्ट लेवल पर लेके चली जाती हैं। रॉकी वर्सेस उसके विलन्स की जो राइवलरी है, एक के बाद एक नए विलन की एंट्री होने लगती है। सो यहाँ पर मैं अगर कितना भी बोलूँगा ना वो कम ही पड़ेगा, क्योंकि केजीएफ 2 एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ये फिल्म देखनी ही पड़ेगी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस बहुत लाजवाब हैं और मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे थे, कुछ मीडिया आर्टिकल्स मैंने पढ़े, जहाँ पर लोग कह रहे थे कि केजीएफ 2 इज़ हाई ऑन एक्शन, लो इन इमोशन। लेकिन जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप दिल से महसूस करेंगे कि दिस फिल्म इज़ एक्चुअली हाई ऑन इमोशन। एंड केजीएफ 1 में हमने देखा था जो एक इमोशनल कनेक्ट है रॉकी का अपनी माँ से, उसने अपनी माँ से जो वादा किया था। और अगर आपने केजीएफ 2 का जो टीज़र देखा था तो उस टीज़र में डायरेक्टर प्रशांत नील ने ऑलरेडी एक बात हाईलाइट की थी, अ प्रॉमिस वॉज वंस मेड। एक वादा जो कि एक ज़माने में किया गया था, दैट प्रॉमिस विल बी केप्ट, वो वादा निभाया जाएगा। और वो वादा क्या था? वो वादा ये था कि रॉकी उर्फ राजा कृष्णप्पा बैरिया को दुनिया चाहिए अपनी मुट्ठी में। लगता है इसने वो रिलायंस का एक ऐड देखा होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो रॉकी की जो जर्नी हमने देखी थी केजीएफ 1 में, वो दुनिया को हासिल करना चाहता है। सेकंड जो पार्ट है केजीएफ 2, इसके प्रमोशन में बार बार एक बात कही जा रही है कि द वर्ल्ड इज़ द टेरिटरी ऑफ रॉकी। अब रॉकी जो है, पहले हमने देखा था केजीएफ 1 में वो अपने गांव से मुंबई आता है, बॉम्बे आता है, फिर बॉम्बे में शेट्टी वगैरह से उसकी टसल होती, फिर बेंगलोर जाता है, फिर पता चलता है रियल पावर जो है वो तो केजीएफ में है। अब वो केजीएफ का राजा बन चुका है, लेकिन उसे तो दुनिया चाहिए। ये सब आपको देखने के लिए थिएटर में जाना पड़ेगा और एक सरप्राइज आपको और मिलेगा। पिक्चर खत्म हो, जब एंडिंग के जो टाइटल्स आते हैं वो देखकर आप बाहर मत निकल जाइएगा। एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जहां आपको केजीएफ चैप्टर 3 का एक इंडिकेशन मिलता है और कहीं ना कहीं ये साबित हो चुका है कि केजीएफ अब पैन इंडिया फ्रेंचाइज बनने वाला है। केजीएफ 1, केजीएफ 2 एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर केजीएफ चैप्टर 3। वहीं एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो यश एज रॉकी क्या ही बोला जाए भैया, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे। उसका किलर एटीट्यूड, उसका स्वैग, उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसका एक्शन, उसका दिमाग कितना तेज चलता है, अपने दुश्मनों से 10 कदम आगे की सोच के चलता है। जब जब हमें लगता है कि रॉकी शायद अब गिर गया है, अब वो कम बैक नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसा कि केजीएफ 1 में रॉकी का डायलॉग था ना कि लड़ाई में पहले कौन मारता है ये मैटर नहीं करता, आप गिर कर कैसे खड़े होते हो, कैसे आगे बढ़ते हो, इट डिफाइंस योर जर्नी। और हमने देखा था पहले पार्ट में गरुड़ा को असैसिनेशन प्लान फेल हो जाता है, फिर वो नाराज़ जाता है। ऐसा ही यहाँ पर संजय दत्त के साथ जब उसकी फाइट होती है और वो केजीएफ से उसको जाना पड़ता है, गोली वगैरह लगने के बाद लोगों को लगता है कि अब वो ख़त्म। और जो केजीएफ के जो गुलाम थे, जो
गरुड़ा के टाइम पे गुलाम बन के थे, जिन्हें बाद में ये रॉकी अच्छी ज़िंदगी देता है। लोग रॉकी को अपना भगवान मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि रॉकी धोखा देके चला गया है, लेकिन रॉकी के स्वैग के साथ वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई हेट वायलेंस, आई अवॉइड इट, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कैंट अवॉइड इट। इतना ज़बरदस्त और इतने स्वैग के साथ वो सीन शूट किया है डायरेक्टर प्रशांत नील ने, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। वहीं संजय दत्त एज अधीरा ज़बरदस्त टक्कर देते हैं रॉकी को। साथ में श्रीनिधि शेट्टी, रीना का जो किरदार है वो पिछली फिल्म से यहाँ कंटिन्यू कर रही हैं, और यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म के साथ उनका सफ़र ख़त्म हो जाता है। इस फिल्म में वो बेचारी मार दी जाती हैं। वहीं जो पुरानी फिल्म के जो किरदार है, शेट्टी है, खलील है, एंड्रू है, केदार है, दया है, वानरम जो कि गरुड़ा का खास था, वो यहाँ पर इसका रॉकी का भी खास बन जाता है। एंड पिछली फिल्म में जो सूत्रधार का किरदार निभाया था अनंत नाग साहब ने, और वो जो न्यूज़ एंकर और उनका वॉचमैन, ये सारे किरदार भी हैं। और जो शिलालेख ढूंढने के लिए पिछली फिल्म में भेजा जाता है, वो शिलालेख यहाँ पर मिलता है, वो शिलालेख किसी और नहीं रॉकी का ही था। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और हाँ, इस बार यहाँ पर सूत्रधार के किरदार में प्रकाश राज हैं, विजेंद्र इंगलगी जो कि आनंद इंगलगी के बेटे हैं। आनंद इंगलगी वो कहानी पूरी कर पाए उसके पहले उनको कुछ ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, वो आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं। तो उनकी जो अधूरी कहानी थी वो यहाँ पर उनका पुत्र यानी कि प्रकाश राज यहाँ पर वो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो उनका भी अंदाज मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि केजीएफ जो है, चूंकि मैंने ऑलरेडी कहा कि वो पैन इंडिया फ्रेंचाइज बनने वाली है, ये लोग जॉन विक के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जैसे जॉन विक में हम देखते हैं कि हर पिक्चर में एक लीथल, एक डेंजरस विलन आता है, वैसे ही हो सकता है कि केजीएफ के आने वाले चैप्टर्स में हमें और तगड़े वाले विलन्स देखने को मिले। जैसे हमने पहले पार्ट में गरुड़ा देखा, यहाँ अधीरा और रमिका सेन देखे। चैप्टर 3 में चूंकि रॉकी अब इंटरनेशनल जा रहा है, ग्लोबल जा रहा है, बिकॉज उसे दुनिया चाहिए। उसकी मंजिल ना मुंबई थी, उसकी मंजिल ना केजीएफ थी, ना उसकी मंजिल नाराची वगैरह थी, ना उसकी मंजिल दिल्ली है। उसे तो दुनिया चाहिए, बिकॉज उसने अपनी माँ से जो वादा किया है वो वादा उसे हर हाल में पूरा करना है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको केजीएफ 2 तो देखनी पड़ेगी। और फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो तो पिक्चर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चले जाता है। चाहे वो फाइट सीन हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो इमोशंस हो, अमेजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक है। और इस फिल्म में हमें रॉकी का बाप भी दिखाया गया है। रॉकी के डायलॉग, मतलब हिंदी डबिंग जिन्होंने भी की है, माइंड ब्लोइंग है। जब ये सारे जितने गिद्ध लोग हैं ये प्लान करते हैं कि हमने बॉम्बे के शूटर को भेजा था, हमें रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा करना पड़ेगा, तो रॉकी क्या बोलता है, दूसरा रॉकी तो उसका रॉकी का बाप भी पैदा नहीं कर पाया, तो तुम लोग क्या ही पैदा कर लोगे। और एक डायलॉग, एक अमेरिका का कोई सीईओ आके बैठा रहता है और वो उससे पूछता है रॉकी कि सीईओ का मतलब क्या होता है, तो बोलता है बॉस का भी बॉस। और जब वो अमेरिकन पूछता है कि आप कौन सी कंपनी के सीईओ हो या आप कहाँ के सीईओ हो, तो रॉकी क्या बोलता है, आई एम इंडिया का सीईओ। और वो रवीना टंडन एसपीएम के सामने जिस स्वैग के साथ जाता है, पार्लियामेंट में जाकर के शूट करके आता है। एंड वैसे तो ये पिक्चर बेस्ड है 1970s 80s के आसपास की। काफ़ी बार ये फिल्म फ्लैशबैक 50s में भी जाती है, लेकिन इस फिल्म के अंदर एक मुद्दा एक डायलॉग के रूप में उठाया गया है जो कि आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चलन में है। उसके बारे में बहुत बात होती है और वो बात है नेपोटिज्म। जब रॉकी की एंट्री होती है, वो चॉपर से उतर के आता है, तो ये एंड्रू वगैरह, ये देसाई और ये गुरु पंडियन, ये सब बोलते हैं कि हमने इतने सालों से खून पसीना बहाया है, हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। कमल बोलता है कि मैं राजा बनूंगा, तो रॉकी क्या बोलता है, नेपोटिज्म की भूत आगे बढ़ना चाहते हो। तुम लोगों ने मेरे को हथौड़ा समझ के यहाँ पर चट्टान तोड़ने के लिए भेजा था, लेकिन अपने मेरिट से वो हथौड़ा अब यहाँ का राजा बन चुका है, तो तुम लोगों को हजम नहीं हो रहा क्या। तो ये नेपोटिज्म वर्सेस मेरिट के ऊपर ये जो टॉपिक आजकल बहुत चलता है ना, इसको भी यहाँ पर एकदम फनी अंदाज में, एक सार्कास्टिक अंदाज में, सही कहूँ तो सार्कास्टिक अंदाज में रॉकी के थ्रू बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने हाईलाइट करवाया कि मेरिट के बूते आगे आना चाहिए, नेपोटिज्म के बूते तो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि कमल जैसे ठुल्ले भी खुद को राजा बनने का सपना देखते हैं, और वो विराट भी प्लान करता है कि मैं राजा बन जाऊं, जबकि राजा बनता है मेरिट के ऊपर आया हुआ राजा कृष्णप्पा बैरिया उर्फ रॉकी भाई। उसका अलग ही स्वैग, अलग ही अंदाज, मतलब आपको दीवाना बना देता है, इतना दीवाना बना देता है कि आप बार बार देखने का मन करते हैं। बिकॉज जब आप KGF 2 देखेंगे तो वो फिल्म आपसे, आपकी आंखों में आंखें डालकर बोलेगी कि एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख हमें दोबारा। तो KGF मैं देखूंगा एक बार फिर से दोबारा। वैसे आपने अगर नहीं देखी है तो देखिएगा ज़रूर, और यदि देख लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये जो 3.25 साल का इंतज़ार था, ये जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्या KGF 2 आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी या नहीं उतरी। क्या आपके अकॉर्डिंग ये फिल्म जो एक हाइप बना था उसको जस्टिफाई कर पाती है या नहीं कर पाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो भैया ये एक्सपेक्टेशन के भी बहुत ऊपर
सुपर वाली तगड़ी फिल्म है, सुपर से भी ऊपर लगी है मुझे तो। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके ओपिनियन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब DSK टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।